दोस्तों, मैं एक ब्रिटिश ऑफिसर हूं। हम भारत में व्यापार के नाम पर आए और धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाने लगे। राजाओं के बीच मतभेद का फायदा उठाया और फिर राज करने की कोशिश की। लेकिन भारत का इतिहास संघर्ष और वीरता से भरा हुआ है। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। साल था 1700 के आसपास। सुबह की पहली किरण जैसे ही हिंदुस्तान की धरती को छूती तो ऐसा लगता मानो सोना चमक उठा हो। दूर दूर तक फैले खेत, हल्की हवा में झूमती फसलें और मिट्टी की खुशबू जो किसी भी थके हुए इंसान को सुकून दे दे। शहरों की गलियों में घोड़ों की टापों की आवाज, बाजारों में सौदागरों की पुकार और रंग बिरंगे कपड़ों से सजी दुकानें। ये सिर्फ एक देश नहीं था, ये एक जीवित सभ्यता थी। दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा नाम जिसे हर व्यापारी, हर साम्राज्य लालच भरी नजरों से देखता था, हिंदुस्तान। एक ऐसा देश जिसे लोग कहते थे सोने की चिड़िया। उस समय भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक था। यहाँ का उत्पादन, यहाँ का व्यापार, यहाँ की कला, हर चीज दुनिया के लिए एक मिसाल थी। दिल्ली, जहां से मुगल साम्राज्य का राज चलता था, शानदार किले, ऊंचे महल और शाही दरबार, जहां फैसले सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि इशारों से लिए जाते थे। लखनऊ, जहां तहजीब सांस लेती थी, जहां हर लफ्ज में नजाकत थी, हर अंदाज में एक कला। हैदराबाद, जहां दौलत सिर्फ खजानों में नहीं बल्कि संस्कृति में भी बहती थी। और फिर बंगाल, एक ऐसा इलाका जिसे उस दौर के विदेशी धरती का स्वर्ग कहते थे। यहाँ की नदियां सिर्फ पानी नहीं बहाती थीं बल्कि व्यापार की धाराएं बहाती थीं। हर बंदरगाह दुनिया के किसी ना किसी हिस्से से जुड़ा हुआ था और इस पूरे सिस्टम का दिल था यहाँ के कारीगर, ढाका का मलमल। इतना महीन कि उसे देखने के लिए रोशनी की जरूरत पड़ती थी, इतना हल्का कि पूरा कपड़ा एक अंगूठी में समा जाता था। यूरोप के राजा रानियां इस कपड़े को पहनना अपनी शान समझते थे। यह सिर्फ कपड़ा नहीं था, यह भारत की पहचान थी। यहां के लोहार ऐसी तलवारें बनाते थे जो युद्ध में दुश्मन की ढाल को भी चीर देती थी। कारीगर पत्थरों में जान डाल देते थे। हर चीज इतनी बारीकी से बनाई जाती थी कि उसे देखकर लगता जैसे इंसान नहीं, कोई कलाकार ईश्वर काम कर रहा हो। लेकिन इतिहास की हर चमकती कहानी के पीछे एक परछाई भी होती है, और उस परछाई ने धीरे धीरे आकार लेना शुरू कर दिया था। समंदर के उस पार, साल था 1600। इंग्लैंड में एक कागज पर दस्तखत होते हैं, एक चार्टर, और उसी के साथ जन्म लेती है एक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। शुरुआत में यह सिर्फ एक व्यापारिक संस्था थी। इसका मकसद साफ था, भारत से मसाले, रेशम और कीमती सामान खरीदना और उन्हें यूरोप में बेचना। लेकिन कुछ कहानियां जितनी सरल दिखती हैं उतनी होती नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे भारत के तटों पर उतरने लगी। सूरत पहला ठिकाना, फिर मद्रास, फिर बंबई। हर जगह छोटे छोटे गोदाम, छोटे छोटे किले और उनके अंदर बढ़ती हुई ताकत। शुरुआत में मुगल बादशाहों से इजाजत ली जाती थी और अंग्रेज अपने आप को सिर्फ व्यापारी बताते थे। लेकिन उनकी आंखों में कुछ और ही सपना था, एक ऐसा सपना जो सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं था। समय बदल रहा था। मुगल साम्राज्य जो कभी अटूट लगता था, अब धीरे धीरे दरकने लगा था। अंदरूनी लड़ाइयां, सत्ता के लिए संघर्ष, और जहां अंदर से कमजोरी आती है वहीं बाहरी ताकतें अपना रास्ता बना लेती हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस कमजोरी को पहचान लिया और यहीं से खेल बदल गया। अब यह सिर्फ व्यापार नहीं था, यह राजनीति थी। राजाओं के बीच के झगड़े उनके लिए मौके बन गए। किसी को हथियार देकर, किसी को समर्थन देकर उन्होंने धीरे धीरे हर जगह अपना प्रभाव फैलाना शुरू किया। और फिर साल 1757, एक मैदान जिसका नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया, प्लासी। एक तरफ बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन यह युद्ध सिर्फ दो सेनाओं का नहीं था, यह था एक साजिश का, एक ऐसा खेल जो पर्दे के पीछे खेला जा रहा था। मीर जाफर, नवाब का सेनापति, जिसे सबसे भरोसेमंद माना जाता था, वही अब दुश्मन के साथ खड़ा था। युद्ध शुरू होता है।
तोपों की आवाज, घोड़ों की दौड़। लेकिन कुछ अजीब था। मीर जाफर की सेना खामोश खड़ी थी और उसी खामोशी ने सब कुछ तय कर दिया। कुछ ही घंटों में युद्ध खत्म हो गया। सिराजुद्दौला हार गया और ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। लेकिन यह जीत सिर्फ एक युद्ध की नहीं थी, ये थी पूरे भारत के भविष्य की दिशा बदलने वाली जीत। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा अध्याय जिसने सोने की चिड़िया को धीरे धीरे पिंजरे में कैद कर दिया। प्लासी के मैदान में हुई उस जीत के बाद हवा का रुख बदल चुका था। अब व्यापार के नाम पर आई एक कंपनी सत्ता की कुर्सी पर बैठने लगी थी। बंगाल, जो कभी समृद्धि का दिल था, अब एक नए शासन का पहला शिकार बन चुका था। नवाब की हार के बाद खजाने के दरवाजे खुल गए। सोना, चांदी, हीरे जो कभी शाही तिजोरियों में सुरक्षित थे, अब धीरे धीरे समंदर पार जाने लगे। ये सिर्फ लूट नहीं थी, ये एक व्यवस्थित निकासी थी। और इसी के साथ एक नया शब्द इतिहास में दर्ज होने लगा, कलेक्शन, कर वसूली। अब किसानों से कर लिया जाता, लेकिन वो पैसा वापस इस मिट्टी में नहीं आता, वो सीधा लंदन की तिजोरियों में जमा होने लगा। बंगाल की गलियों में जहां कभी रौनक थी, अब चिंता का साया फैलने लगा। किसान जो कभी अपनी फसल के मालिक थे, अब कर्ज और कर के बीच फंस चुके थे। जमीन जो कभी उनकी पहचान थी, अब बोझ बनती जा रही थी। और इसी बीच ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलती है एक और बड़ी ताकत। साल 1765, दीवानी अधिकार। अब कंपनी को अधिकार मिल गया बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कर वसूलने का। यही वो पल था जब व्यापार पूरी तरह से शासन में बदल गया। अब कोई रोक नहीं थी, कर बढ़ते गए और लोगों की हालत गिरती गई। लेकिन इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी अभी बाकी थी। साल 1770। आसमान सूख चुका था, बारिश नहीं हुई, खेत बंजर हो गए। लेकिन इस कहानी में दर्द सिर्फ प्रकृति का नहीं था, दर्द था नीतियों का। लोगों के पास खाने को अनाज नहीं था, लेकिन कर फिर भी वसूले जा रहे थे। किसानों से कहा गया, पहले कर दो फिर खाना। और जब देने को कुछ नहीं बचा तो उन्होंने अपनी जमीन छोड़ी, अपने घर छोड़े और फिर अपनी जिंदगी भी। सड़कों पर लाशें बिछ गईं, गांव खाली हो गए। इतिहास गवाह है कि इस अकाल में लाखों नहीं, करोड़ों जिंदगियां खत्म हो गईं। लेकिन कंपनी के खजाने फिर भी भरते रहे। ये वो समय था जब इंसान की कीमत एक सिक्के से भी कम हो गई थी। और इसी दौरान एक और बदलाव धीरे धीरे जन्म ले रहा था। भारत का उद्योग जो कभी दुनिया का केंद्र था, अब गिरने लगा। कारीगर जो अपने हुनर से पहचान बनाते थे, अब मजबूर हो चुके थे। उनसे सस्ता माल खरीदा जाता और बदले में उन्हें मिलता था कर का बोझ। और फिर इंग्लैंड में मशीनों का दौर शुरू हुआ। फैक्ट्रियां, मशीनें, तेज उत्पादन। अब वही कपड़ा जो कभी भारत से जाता था, इंग्लैंड में बनने लगा और फिर उसे वापस भारत में बेचा गया। लेकिन फर्क था, भारतीय कारीगरों पर भारी टैक्स और अंग्रेजी माल पर लगभग कोई टैक्स नहीं। ये एक ऐसा खेल था जिसमें हार पहले से तय थी। धीरे धीरे करघों की आवाज खामोश होने लगी। हुनर जो पीढ़ियों से चला आ रहा था, अब खत्म होने लगा। और इसके साथ ही भारत की आर्थिक रीढ़ टूटने लगी। गांवों में जहां कभी खुशहाली थी, अब गरीबी का अंधेरा फैल गया। लोग जो कभी गर्व से जीते थे, अब संघर्ष में जीने लगे। लेकिन ये कहानी सिर्फ दर्द की नहीं थी, ये एक चेतावनी थी कि कैसे एक ताकत धीरे धीरे पूरे देश को अंदर से खोखला कर सकती है। और अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जो आने वाला था वो और भी गहरा और भी दर्दनाक था। और फिर समय आगे बढ़ता है। 19वीं सदी, एक ऐसा दौर जहां बदलाव की आंधी पूरे भारत में फैलने लगती है। लेकिन यह बदलाव विकास का नहीं, नियंत्रण का था। लोहे की पटरियों पर एक नई आवाज गूंजती है, रेल। पहली नजर में यह आधुनिकता का प्रतीक लगती थी,
धुआं उड़ाती इंजन, तेज रफ्तार, शहरों को जोड़ती लाइनें। लेकिन इस चमक के पीछे एक और कहानी छुपी थी। रेलवे का जाल इस तरह बिछाया गया कि हर लाइन किसी न किसी बंदरगाह तक जाती थी। कपास के खेतों से सीधे मुंबई के बंदरगाह तक, कोयले की खदानों से सीधे जहाजों तक। अनाज, लकड़ी, हर संसाधन अब पहले से कहीं तेजी से भारत से बाहर भेजा जाने लगा। ये सुविधा नहीं थी, ये एक मशीन थी, लूट की मशीन। और इस मशीन का हर पुर्जा पूरी योजना के साथ बनाया गया था। इसी के साथ एक और खेल और भी तेज हो गया, ड्रेन ऑफ वेल्थ। भारत की कमाई भारत में नहीं रहती थी। कर, राजस्व, व्यापार का मुनाफा, सब कुछ धीरे धीरे इंग्लैंड की तरफ बहने लगा। ये खून था जो बिना आवाज के बह रहा था और हर दिन भारत को थोड़ा और कमजोर कर रहा था। गांवों में जहां कभी खुशहाली थी, अब सूनी आंखें दिखने लगी। किसान अब अपने खेतों के मालिक नहीं रहे। उन्हें मजबूर किया गया नकदी फसलें उगाने के लिए। नील, अफीम, खाने के अनाज की जगह अब वो उगाया जा रहा था जिससे मुनाफा हो। और जब बारिश कम होती या फसल खराब होती तो भूख और भी गहरी हो जाती। लेकिन कर वसूली फिर भी जारी रहती। ये एक ऐसा चक्र था जहां से निकलना लगभग नामुमकिन था। और फिर 20वीं सदी का आगाज होता है। दुनिया बदल रही थी, नई तकनीक, नए विचार। लेकिन भारत अब भी उसी जाल में फंसा हुआ था। और फिर आता है एक ऐसा अध्याय जिसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। साल 1943, बंगाल एक बार फिर भूख की आग में जलने लगता है। खेत मौजूद थे, अनाज भी था, लेकिन लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था, क्योंकि अनाज को रोक लिया गया और उसे युद्ध के लिए भेजा जाने लगा। सड़कों पर कमजोर शरीर, सूखी आंखें, बच्चे जो रो भी नहीं पा रहे थे, माएं जिनकी गोद खाली हो रही थी। हर तरफ एक सन्नाटा जो चीख रहा था। लाखों लोग इस अकाल में खत्म हो गए, लेकिन दुनिया के नक्शे पर यह सिर्फ एक आंकड़ा बनकर रह गया। और फिर साल 1947, 200 साल की कहानी एक मोड़ पर आकर रुकती है। अंग्रेज भारत छोड़ने लगते हैं, लेकिन जो पीछे छूटता है वो सिर्फ एक खाली राज नहीं था, वो एक टूटी हुई अर्थव्यवस्था थी। गांव जहां कभी खुशहाली थी, अब गरीबी से जूझ रहे थे। शहर जहां व्यापार फलता फूलता था, अब संघर्ष कर रहे थे। और एक ऐसा समाज जो अपनी पहचान फिर से ढूंढने की कोशिश कर रहा था। सोने की चिड़िया अब एक याद बन चुकी थी। लेकिन इतिहास की सबसे गहरी सच्चाई यही है कि हर गिरावट एक नई शुरुआत की नींव होती है। इस मिट्टी में वो ताकत थी जो हर बार राख से उठ खड़ी होती है। और यही ताकत धीरे धीरे एक नए भारत को जन्म देती है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि इतिहास सिर्फ बीता हुआ कल नहीं होता, वो एक आईना होता है जो हर बार ये याद दिलाता है कि अगर सबक भुला दिए जाएं, तो वही कहानी फिर से दोहराई जा सकती है।